जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि समुच्चय क्या है। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब संग्रह का मतलब हुआ जैसे कई पेनों को एक साथ एकत्रित कर दिया जाए तो पेन का संग्रह बन गया, कई किताबों को एक साथ एकत्रित कर दिया जाए तो किताबों का संग्रह बन गया। तो ऐसे जो है दैनिक जीवन में हम बहुत से संग्रह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। अब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हुआ कि ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। कुछ संग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों के अनुसार बदलते रहते हैं और कुछ संग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलते हैं। अगर संग्रह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है तो उस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अगर संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है तो उसे समुच्चय नहीं कहते हैं। अब हम आपको समुच्चय को उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो वो भी आपको बताएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। अगर आप किसी राज्य में चले जाएं वहां पर पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो वो भी आपको बताएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। तो यहाँ पर जो संग्रह है ये सभी व्यक्तियों के लिए समान है। इसका जो जवाब है सभी के लिए एक जैसा है। तो जो ये संग्रह हो जाएगा सुपरिभाषित हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर हम सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह इसलिए है क्योंकि यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो वह समुच्चय भी हो जाएगा। तो ये जो होगा समुच्चय है, लिख देंगे यहां पर। फिर इसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया है संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वे 3 होंगे और 5 होंगे। तो 3 और 5 आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वही बताएगा, यही बताएगा कि जो 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 होंगे और 5 होंगे। तो जो ये संग्रह हो जाएगा सुपरिभाषित हो जाएगा। सुपरिभाषित संग्रह। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है। इसके बाद हमने तीसरा एग्जांपल लिया है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अब 5 सबसे अच्छे अभिनेता जो हैं ये सभी के लिए अलग अलग हैं। देखिए अगर किसी जब आप दूसरे देश में चले जाएंगे, अगर वहां पूछेंगे 5 सबसे अच्छे अभिनेता बताइए तो वहां के लोगों को जो वहां के अभिनेता होंगे पसंद होंगे। तो जो इसका जवाब है सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। तो ये जो संग्रह होगा सुपरिभाषित ही नहीं होगा। सुपरिभाषित संग्रह नहीं। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। फिर इसके बाद हमने चौथा एग्जांपल लिया है समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का हल। जब आप इसे हल करेंगे तो पहले आपको मिलेगा x स्क्वायर बराबर 9, फिर मिलेगा x बराबर प्लस माइनस 3। एक बार प्लस का 3 मिलेगा, एक बार माइनस 3 मिलेगा जो x का मान आएगा। जब आप सभी व्यक्तियों से पूछेंगे तो आपको यही बोलेंगे कि जो x का मान होगा प्लस माइनस 3 होगा। तो सभी व्यक्तियों के लिए इसका जो जवाब है समान है। तो जो संग्रह हो जाएगा सुपरिभाषित हो जाएगा। सुपरिभाषित संग्रह। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। फिर इसके बाद हमने पांचवा एग्जांपल लिया है दुनिया के 3 सबसे अच्छे पालतू जानवर। जो इसका जवाब है सभी के लिए अलग अलग है। देखिए सबकी जो पसंद होती है अलग अलग होती है, तो जो इसका जवाब होगा सभी के लिए अलग अलग होगा। तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है।
अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय भी नहीं है। फिर इसके बाद हमने छठवां एग्जाम्पल लिया है 10 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए जो 10 से कम समप्राकृतिक संख्या होंगी वे होंगी 2, 4, 6, 8। जब आप सभी व्यक्तियों से पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे 2, 4, 6, 8। तो इसका जो जवाब है सभी के लिए समान है। जो संग्रह हो जाएगा ये सुपरिभाषित हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर हम सुपरिभाषित संग्रह। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है। तो आई होप आप समुच्चय को उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। तो अब हम जो है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जिसका पार्ट 1 दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ये टोटल 3 महीने होते हैं। तो जो ये संग्रह है ये सुपरिभाषित है। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो उसे समुच्चय बोलते हैं। तो जो पहला होगा ये समुच्चय होगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 दिया है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली जो लेखक हैं ये सबके लिए अलग अलग हैं, क्योंकि जो सबकी पसंद होती है अलग अलग होती है, तो इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। तो जो संग्रह है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो हैं ये सबके लिए अलग अलग हैं। जो इसका जवाब होगा सबके लिए समान नहीं होगा। तो जो ये संग्रह है सुपरिभाषित नहीं है। अगर संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है। इसके बाद इसका पार्ट 4 दिया है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए जो कक्षा में बालक होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। तो जो ये संग्रह होगा सुपरिभाषित होगा। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है। इसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं जो होंगी 1 से 99 तक होंगी। तो जो इनकी संख्या है निश्चित है। तो जो ये संग्रह होगा सुपरिभाषित होगा। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या एक निश्चित है। तो जो ये संग्रह होगा सुपरिभाषित होगा। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। इसके बाद इसका पार्ट 7 दिया है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं, जिसमें जीरो भी शामिल होता है। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ये सभी जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। और उधर -2, -4, -6 ये ऋणात्मक सम पूर्णांक हैं। तो जो इनकी संख्या होगी एक निश्चित होगी। जो संग्रह हो जाएगा सुपरिभाषित होगा। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। फिर इसके बाद इसका पार्ट 8 दिया है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। जो अध्याय है आपका इसमें जो भी प्रश्न होंगे इनकी संख्या निश्चित होगी। तो जो संग्रह होगा सुपरिभाषित होगा। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। फिर इसके बाद इसका पार्ट 9 दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक
जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवर सबके लिए अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी को कुत्ते से डर लगता हो सकता है किसी को बिल्ली से डर लगता हो। तो खतरनाक जानवर सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो जो संग्रह होगा सुपरिभाषित नहीं होगा। अगर संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है। तो नोट कर देंगे यहां पर हम, इस समुच्चय नहीं है। तो जो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। जो ये प्रतीक होता है इससे बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जो ये प्रतीक है इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जो ये बिलोंग्स टू है इसका उपयोग समुच्चय में अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को ना दर्शाने के लिए किया जाता है। अब जैसे यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 5, फिर रिक्त स्थान ए है। अब जो 5 है ये समुच्चय ए में आ रहा है, तो यहां पर जो है बिलोंग्स टू हम भर देंगे। तो इसे पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। जो 5 है समुच्चय ए में उपस्थित है। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है, यहां पे लिखा है 8, फिर रिक्त स्थान ए। अब जो 8 है समुच्चय ए में नहीं आ रहा है, तो जो 8 होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे पढ़ेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है 0 रिक्त स्थान ए। तो समुच्चय ए में 0 उपस्थित नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है, लिखा है 4 रिक्त स्थान ए। अब जो 4 है समुच्चय ए में उपस्थित है, तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है 2 रिक्त स्थान ए। तो समुच्चय ए में जो है 2 उपस्थित है, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है 10, फिर रिक्त स्थान ए है। अब जो एक 10 है समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, तो जो 10 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहां पर जो भी समुच्चय आपके सामने लिखे हुए हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, हम इन्हें रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट दिया है जिसमें समुच्चय ए बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो यहां पर जो है हमें x के मानों को लिखना है। अब यहां पे लिखा है -3 इज लेस देन इक्वल x है, इसे पढ़ेंगे -3 इज लेस देन इक्वल x। मतलब यहां पर जो है x में -3 भी शामिल है और -3 से बड़े जो पूर्णांक हैं वो भी शामिल है, और इसमें 7 शामिल नहीं होगा क्योंकि जो 7 है यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। तो लिखेंगे यहां पर हम रोस्टर रूप में a बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यहां पर हम 7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 7 जो है 7 के पहले यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। तो -3 से बड़े और 7 से छोटे पूर्णांक में लिखने थे जिसमें -3 भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है, समुच्चय b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है। सम भी होनी चाहिए और प्राकृत भी होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर b बराबर 2 4 6। यहां पर हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर बात हुई है प्राकृत। अगर हम 0 ले लेते तो यहां पर जो है प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है क्योंकि जो 0 होती है ये पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद इसका
थर्ड पार्ट दिया है c बराबर x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो लिखेंगे हम इसे रोस्टर रूप में c बराबर जैसे 17, जो 17 है इसमें अंकों का योग 8 है, 7 + 1 8। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं 26, 26 में जो अंकों का योग है 8 है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 35, 35 में जो अंकों का योग होगा वो 8 होगा। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 44 और आप लिख सकते हैं जैसे 80 हो गया, 80 में भी अंकों का योग 8 है। फिर उसके बाद आप 17 को पलट कर लिख सकते हैं 71, 71। फिर उसके बाद हम 26 को लिख सकते हैं पलट कर 62। फिर उसके बाद 35 को हम पलट कर लिख सकते हैं 53। तो यही जो है समुच्चय सी के अवयव हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है समुच्चय d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो लिखेंगे यहां पर हम d बराबर, अब 60 को विभाजित करने वाली संख्याएं जो हैं अभाज्य वो 2 हो जाएंगी। फिर उसके बाद 3 भी हो जाएगा और उसके बाद जो है 5। तो 2, 3 और 5 और बाकी जो भी आगे संख्या आएंगी जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, ये जो भी संख्या आगे आएंगी ये भाज्य संख्या होंगी। तो 2, 3 और 5 ये ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं और 60 को विभाजित करती हैं। फिर उसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है जिसमें समुच्चय ई बराबर दिया है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय को लिखने के लिए मझला कोष्ठक लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे यहां पर हम ई बराबर मझला कोष्ठक, और समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो पहले आप लिखा है टी, टी लिख लेंगे। फिर उसके बाद कामा लगाएंगे आर, फिर उसके बाद आई लिखेंगे हम, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद ओ, फिर एन भी लिख लेंगे हम। अब एन के बाद ओ आया है, हमने ओ को एक बार लिख लिया है तो ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एम, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद यहां पर ई के बाद टी आ रहा है, टी को हमने पहले ही लिख लिया है तो टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वाई, और आर को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आर को हमने पहले ही लिख लिया है तो वाई लिख देंगे। यही हमारा जो है ट्रिगोनोमेट्री के जो अक्षर है उसके शब्दों का समुच्चय हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे हम जो है एफ से दर्शाएंगे, एफ बराबर, अब यहां पे लिखा है बी तो पहले लिखेंगे बी, फिर उसके बाद उसमें ई लिखा है। अब ई के बाद जो है टी 2 बार लिखा है तो टी को हम एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें ई आ रहा है, ई को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर यहां पे लिख देंगे हम आर। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय एफ बराबर हो जाएगा बी कामा ई कामा टी कामा आर। तो आई होप आप प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है 3, 6, 9, 12 ये समुच्चय के अवयव हैं। तो इससे हमें जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 के बाद 6 कैसे आया है, फिर 6 के बाद 9 कैसे आया है, 9 के बाद 12 कैसे आया है। तो अगर हम 3 की गुणा 1 के साथ करें तो हमें 3 मिलेगा, अगर 3 की गुणा 2 के साथ करें तो हमें 6 मिलेगा, 3 की गुणा 3 के साथ करें तो हमें 9 मिलेगा, 3 की गुणा 4 के साथ करें तो हमें 12 मिलेगा। मतलब यहां पर जो है 3 का गुणज दिया हुआ है। तो हम इसे कैपिटल ए से दर्शाएंगे पहले। तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। अब जो n के मान होंगे वे होंगे 1 से 4 तक। तो हम लिखेंगे यहां पर 1 इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल 4।
मतलब जो n के मान होंगे वे 1 से 4 तक होंगे। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है जिसमें समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो आपको पता होना चाहिए 2 के बाद 4 कैसे आया है, 4 के बाद 8 कैसे आया है, 16 कैसे आया है, 32 कैसे आया है। अगर हम 2 की घात 1 का मान निकालें तो हमें 2 मिलेगा। 2 की घात अगर 2 का मान निकालें तो हमें 4 मिलेगा। 2 की घात 3 का मान निकालें तो हमें 8 मिलेगा। 2 की पावर 4 का मान निकालें तो हमें 16 मिलेगा और 2 की पावर 5 का मान निकालें हमें 32 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है जिसमें आपको संख्या लेनी है 1 से 5 तक। तो इसे हम पहले कैपिटल बी से दर्शा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम b बराबर x सच दैट x बराबर 2 की घात n। अब जो यहाँ पर n बना है तो इनका मान होगा 1 से 5 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल 5। तो हमने जो है इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है 5, 25, 125, 625। ये समुच्चय के अवयव हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 के बाद 25 कैसे आया है, 25 के बाद 125 कैसे आया है, 125 के बाद 625 कैसे आया है। अगर हम 5 की घात 1 का मान निकालें तो हमें 5 मिलेगा। 5 की घात 2 इसका मान निकालें तो हमें 25 मिलेगा। 5 की घात 3 का मान निकालें तो 125 मिलेगा और 5 की घात 4 इसका अगर मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 625। तो इसे कैपिटल सी से दर्शाएंगे। पहले लिखेंगे कैपिटल सी बराबर, यहां पर बड़ी सी बनाएंगे, x सच दैट x बराबर 5 की घात n। अब जो n के मान होंगे वे होंगे 1, 2, 3, 4 मतलब 1 से 4 तक n के मान होंगे। तो 1 इज लेस देन इक्वल, फिर उसके बाद यहां पर n लिखेंगे इज लेस देन इक्वल 4। तो इससे भी हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। फिर उसके बाद इसका पार्ट 4 दिया है जिसमें समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 6 और डॉट 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 मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे जो है सम प्राकृत संख्याएं आती रहेंगी। तो इसे जो है हम कैपिटल डी से दर्शा देंगे। लिख देंगे यहां पर हम x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है, क्योंकि जो समप्राकृत संख्या होती हैं अनंत होती हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे यहां पर सीधे डायरेक्ट समप्राकृत संख्या है। तो हमने जो है इसे भी समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। इसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है जिसमें समुच्चय के अवयव हैं 1, 4, 9 डॉट 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 लास्ट में 100 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 के बाद 4 कैसे आया है, 4 के बाद 9 कैसे आया है और लास्ट में 100 कैसे आया है। देखिए 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है और जो 10 का वर्ग होता है ये 100 होता है। तो यहां पर जो है 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है। तो इसे जो हम कैपिटल ई से दर्शा देंगे। लिखेंगे x सच दैट x बराबर n स्क्वायर। अब जो यहां पर n है इसका मान होगा 1 से 10 तक। तो लिखेंगे यहां पर 1 इज लेस देन n इज लेस देन 10। तो इसे भी हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को जो है सदस्य भी बोलते हैं। या तो आप अवयव बोलिए या तो आप सदस्य बोलिए, को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब यहां पर जो भी समुच्चय दिए हुए हैं वे समुच्चय निर्माण रूप में दिए हैं, हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है जिसमें समुच्चय ए बराबर लिखा है x सच दैट
x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए विषम प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे जो है अनंत तक चलती रहेंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर हम a बराबर 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे जो है ये अनंत तक चलती रहेंगी। तो इसे जो हमने रोस्टर रूप में लिख दिया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है जिसमें समुच्चय b बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है -1/2। फिर लिखा है इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। मतलब -1/2 का मतलब है, इससे हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर होगा -0.5 और जो 9/2 है इससे हम लिख सकते हैं 4.5। तो यहां पर जो x का मान होगा 0.5 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे यहां पर हम b बराबर 0, फिर 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4। तो 4 तक ही हम लिखेंगे क्योंकि 4.5 से छोटा लिखना है और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो जो समुच्चय b है इसे हमने रोस्टर रूप में लिख दिया है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है जिसमें समुच्चय c बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। मतलब आपको ऐसी संख्याएं लिखना है जिन संख्याओं का वर्ग 4 या 4 से कम हो। तो लिखेंगे कैपिटल C बराबर, जैसे आप -2 लिख सकते हैं, जो -2 का वर्ग होगा वो 4 होगा। -2 के बाद आप लिख सकते हैं -1, जो -1 है इसका वर्ग 1 होगा जो कि 4 से छोटा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 0, फिर 0 के बाद 1, फिर 2। अब इसके बाद 2 के बाद आप 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो 3 का वर्ग होगा वो 9 हो जाएगा जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो जो समुच्चय C के अवयव होंगे वे होंगे -2, -1, 0, 1, 2। फिर उसके बाद इसका पार्ट 4 दिया है जिसमें समुच्चय D बराबर दिया है x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसे कैपिटल D से दर्शा देंगे। लिखेंगे यहां पर पहले L आया है तो L लिख देंगे, फिर उसके बाद O, फिर कॉमा लगाकर Y, फिर उसके बाद A। अब यहां पर L 2 बार है, किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है तो इसके बाद मजला क्वेश्चन लगा देंगे। अब इसके बाद जो है हम पार्ट 5 और पार्ट 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो है पार्ट 5 दिया है E बराबर x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। जैसे फरवरी 28 दिन की होती है, अप्रैल 30 दिन की होती है, जून 30 दिन की होती है, सितंबर 30 दिन की होती है और जो नवंबर है ये भी 30 दिन की होती है। तो हम लिख लेंगे यहां पर E बराबर, सबसे पहले लिखेंगे फरवरी, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जो है सितंबर और लास्ट में नवंबर। तो यहां पर जो है महीने टोटल 5 लिखे हुए हैं। इन 5 महीनों को छोड़ करके बाकी जितने महीने होते हैं सभी 31 दिन के होते हैं। फिर इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है जिसमें F बराबर लिखा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। तो आपको यहाँ पर जो है व्यंजन लिखना है जो K से पहले आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम F बराबर, पहले लिखेंगे B, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद D। अब D के बाद E आएगा, E को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि E जो है स्वर है और यहाँ पर हमें व्यंजन ही लिखना है केवल। फिर उसके बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I आएगा, जो I होता है वो स्वर होता है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर I के बाद J लिख देंगे,
मझला कोष्ठक लगा देंगे, क्योंकि हमें के से पहले आने वाले जो व्यंजन है वही हमें लिखने थे। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 1, 2, 3, 6। जो समुच्चय के अवयव हैं वे हैं 1, 2, 3, 6 और इधर आपको जो है मिलान करना है। तो जो पहले का मिलान होगा वो सी से करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं 1 से 6 तक, 1, 2, 3, 6 जो संख्याएं हैं ये 6 को विभाजित करती हैं। तो आपको जो है फर्स्ट इसको जो है सी से मिला देना है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है सेकंड, जिसमें समुच्चय के अवयव हैं 2, 3। तो 2, 3 आपको जो है इसको ए से मिलाना है। इसमें लिखा है x सच दैट x एक संख्या है और 6 की भाजक है। जो 2 और 3 है ये 6 को विभाजित करती हैं। तो सेकंड को आपको ए से मिलाना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है, जिसमें समुच्चय के अवयव हैं MATHEICS, जो कि मैथमेटिक्स वर्ड के जो शब्द है इसका अक्षरों का समुच्चय दिया हुआ है। तो थर्ड को आपको डी से मिलाना है। जो थर्ड का मिलान होगा यहाँ पर डी से हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका पार्ट जो 4 है उसमें अवयव दिए हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो जो ये संख्या है ये विषम संख्या दी हुई है, तो आपको इसको मिलाना है डी से। यहाँ पे लिखा है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आपको फोर्थ इसे मिलाना है बी से। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।